राकेश अतल साहब से, और जो हमारे दर्शक वर्ग हैं हमारे इस पैनल से भिज्ञ हैं, सबको सुनते हैं, देखते हैं, और मीर साहब भी हमारे यहाँ, शाहिद साहब भी आते रहे। मैं राकेश भाई आपसे शुरुआत करूं, उसके पहले उस मुद्दे को जरूर मैं दिखाना चाहूंगा, वो जो मसला है माँ वैष्णो देवी वाला, जो कॉलेज से जुड़ा मसला है। वहां के बहुत सारे अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, आई हैं, लेकिन ये बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। बच्चों को सुनिएगा वहां के है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस की क्या हालत है। हमारे यहाँ पे सुविधाएं हर तरह की अवेलेबल थी। यहाँ पे 4 कैडेवर्स थे, शायद बाकी मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एक भी कैडेवर नहीं है। हर बच्चे को मौका मिलता था उस कैडेवर पे डाइसेक्शन करने का, हर बच्चे को लाइब्रेरी में एक अच्छे से एनवायरनमेंट मिलता था, और बिल्कुल स्पेस की भी कोई कमी नहीं होती, किसी इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती थी। क्लासरूम्स हमारे कभी भी वो भरे हुए नहीं होते थे, हर बच्चे पे ध्यान जाता था, और हर तरह की सुविधा यहाँ पे थी, अवेलेबल थी। और अगर हम यहाँ की कॉलेज की फैसिलिटीज की बात करें, वो आउटस्टैंडिंग थी, उसमें फिनोमिनल थी, उसमें कोई भी हम सवाल नहीं उठा सकते। और बात रही हमें फुल सपोर्ट मिलता था यहाँ के लैब टेक्नीशियन से, चाहे हम प्रैक्टिकल्स करें या कोई भी चीज़ में, हमारे एचओडीज से हमें फुल सपोर्ट मिलता था। इनफैक्ट हमें वो हमारे पास आते थे, बोलते थे कि अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्टडीज के मैटर में प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमसे डिस्कस कर सकते थे। कॉलेज ये सस्पेंड हुआ है, रद्द हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज मिल रही थी, शायद ही हमें अब जब अगर हमें शिफ्ट करेंगे कहीं वहां पे मिलेंगी, शायद ही। हमें कुछ आइडिया ही नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें कहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। हमें कुछ बताया नहीं गया है कि हमें किस कॉलेज में, किस हिसाब से, किस बेसिस पे हमें शिफ्ट किया जाएगा। सो वी आर जस्ट कंफ्यूज्ड एंड वी डोंट नो एनीथिंग नाउ। ये मसला मामला है तो हफ्ते भर से ज्यादा हो गए, और इसमें यही है राकेश जी, हम लोग लगातार है कि किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। हमने ये देखा कि जो हमारे हुक्मरानों की बात की, कोई अब तक बड़े लोगों के किसी का बयान नहीं। यही वही कॉलेज है ये, इसका आगाज, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था, इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था, और बड़ी तारीफें हुई थी, और आज ये यहाँ खड़े हैं, और ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान है, हैरान है। कोई, और सिर्फ क्या है कि वो ज्यादा संख्या 50 बच्चों में मुस्लिम्स है, करीब 44 बच्चे मुसलमान, और बाकी वही एक सिख और हिंदू। ये जो है, ये जो सनातन की जीत हुई, ये क्या क्या है, सब शुरुआत आपसे राकेश जी। धन्यवाद संजीव जी, सभी साथियों का अभिनंदन, आपके दर्शकों का स्वागत। आज का मुद्दा आपका जो है वो दरअसल दिल को दुखाने वाला मुद्दा है। हिंदुस्तान में मैंने ये मंजर पहली बार देखा है कि किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता रद्द की जाए तो लोग जश्न मनाते हैं, उस पर ताले डल जाए तो लोग जश्न मनाते हैं। पिछले 40-45 साल में मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसा कभी कहीं हुआ, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं हुआ हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि सनातनियों ने वहां पर आजकल उनको जागरण आ गया है और नींद से जाग गए हैं, और श्राइन बोर्ड उनका नींद में था जब इस मेडिकल कॉलेज की वो मदद करता था। कुछ पैसा श्राइन बोर्ड से भी जाता था, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है एडमिशन की। उसके बाद इन सनातनियों को होश आता है और ये आंदोलन करते हैं, और मजे की बात यह है कि सरकार झुक जाती है। मेडिकल काउंसिल जो जिसको मान्यता देती है वो घुटने के बल आ जाती है, जबकि हिंदुस्तान में पूरे जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां एक परंपरा है कि जो हमारा जो आधिकारिक संस्थान है जो इसको मान्यता देता है, वो निरीक्षण करता है, और कुछ खामियां अगर मिलती हैं तो उनको सुधारने का समय देता है, सीधे मान्यता रद्द नहीं होती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ढोल धमाके, हड़ताल, अनशन, ये सब देख के, और वो भी सत्तारूढ़ दल से बिल्कुल बगल में खड़े लोगों के। और बेचारा मुख्यमंत्री असहाय खड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो पूरा राज्य का दर्जा नहीं है। वो वहां पर जो उपराज्यपाल महोदय बैठे हैं वो अभी तक चुपचाप थे, लेकिन जब से सनातनी जागे तो उन्होंने भी मौन धारण कर लिया। और 40-45 बच्चे जो भविष्य के चिकित्सक हैं उनका भविष्य चौपट कर दिया। ठीक है, उन्हें जगह जगह इधर उधर सीट, दूसरे कॉलेजेस में सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो सहूलियतें इस संस्थान में मिलने वाली थी उनसे उन्हें जानबूझ के वंचित कर दिया गया।
सिर्फ काहे के आधार पर कि वो विजातीय है, वो सनातनी नहीं है। अब इनकी सनातन का इनको अर्थ नहीं मालूम बेचारों को, तो ये सनातन समझते हैं सिर्फ चोटीधारी सनातन होता है, सिर्फ त्रिपुर्णधारी सनातन होता है, सिर्फ डमरू बजाने वाला सनातन होता है, या त्रिशूल लेके घूमने वाला सनातन होता है। इन्हें ये नहीं मालूम कि इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातन है, और उसका विरोध करके ये खुद का अपना विरोध कर रहे हैं। तो इनकी अक्ल पर पड़ गए हैं पत्थर, और इनकी अक्ल पर पत्थर नहीं पड़े हैं, पूरे सनातन को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिन्होंने इसको नारा और आंदोलन बना दिया है, उन लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ रहे हैं। और वो लोग कौन है आप जानते हैं, जो डमरू बजा रहे हैं, जो PSLV C62 की दूसरी बार नाकामी पे कुछ नहीं बोलते। वो एक मेडिकल कॉलेज में एक जाति विशेष के बच्चों का एडमिशन होने से दुखी हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं, और जब उसकी मान्यता रद्द हो जाती है तो नाचते हैं, गाते हैं। तो ऐसे लोगों का को आप धिक्कार भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके मगज में मस्तिष्क तो बचा ही नहीं है, खोपड़ी के अंदर दिमाग नहीं बचा है, विचार नहीं बचा है, संवेदना नहीं बची है, समझ नहीं बची है। ये जड़ हो चुके हैं, और ऐसे जड़ लोगों के रहते किसी भी देश का, किसी भी देश का और किसी भी देश के किसी भी हिस्से का न तो विकास हो सकता है, न वहां समरसता जीवित रह सकती है, और न वहां विज्ञान तरक्की पा सकता है। ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ झांझ मजीरे बजाएं, कांवड़िए हो जाएं, पद यात्राएं करें और शंख फूकें। इन्हें वो नई पीढ़ी, विज्ञान की पीढ़ी, चिकित्सा की पीढ़ी नहीं चाहिए। ये कूड़ मगज हैं, और कूड़ मगज ही अपनी आने वाली पीढ़ी को रखना चाहते हैं। तो इनकी घोर निंदा की जा सकती है। मजा तो तब आता है कि इस आंदोलन के सामने एक और आंदोलन कॉलेज के साथ समर्थन में खड़ा होता। दुर्भाग्य से वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, और इसकी क्या वजह है वो अपने जो साथी हैं जम्मू कश्मीर से, मीर साहब, वो शायद उस पर रोशनी डाल सके। हम लोग इतनी दूर से उसको समझ नहीं पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के इतिहास में ये जो शैक्षणिक इतिहास है उसका सबसे काला अध्याय है। जी बिल्कुल। राकेश जी, राकेश सर, इसमें एक और चीज है, देखिए मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो रिश्तों की बात तो है, तो आप ये चीज जैसे अभी कहा कि बांग्लादेश, कौन सा हम एशिया में जो हमारे पड़ोसी देश है, कौन से मुल्क से हमारे संबंध बचे हुए हैं, कौन सा देश, और बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए। एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि अटल जी आप ही के शहर से आने वाले हैं, रहे हैं। जी जी। संदीप जी, देखिए, अटल जी की राजनीति को मोदी जी अगर समझ लेते तो फिर गुजरात में वो दंगे नहीं होते। नेहरू जी की आप बुराई करते रहिए, लेकिन कम से कम अटल जी को तो समझ लेते हैं आप मैं ही के वही वो। कह रहा हूँ, वो ना नेहरू जी को आज तक समझ पाए, ना अटल जी को समझ पाए, और खामोशी उनकी ऐसी है कि उनकी खामोशी से इस मुल्क का क्या हो रहा है। उस पर एक शेर मुझे याद आता है कि विशाल। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तो इनका दिल तो तड़पता नहीं है, खामोशी इनने लाद रखी है चारों तरफ से, और सिर्फ स्वाभिमान बनाना चाहते हैं। काहे से? 1000 साल पहले जो गजनी ने किया उससे, और कहते हैं डोभाल साहब, उनके सुरक्षा सलाहकार, कि हम तो बदला लेंगे, तब हम असहाय थे, अब हम ताकतवर हो गए, तो बदला नहीं, किससे बदला लेंगे बदला भाई? युवा लें, हमारे देश के बदला युवा लें, जो उनके दोनों मैं बच्चे मैं बाहर हैं मैं हिंदुस्तान के। मैं वही कह रहा हूँ, उनके उनके बच्चों को छोड़ दीजिए, उनके बच्चों से वैसे भी कुछ देश का बनना बिगड़ना नहीं है। वो बेचारे अपना धंधा कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं। जी सवाल जी। ये है कि आप लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि बदला लेना है, तो किससे बदला लेना है? गाजी तो हमारा अफगानिस्तान से आया था, और उस तालिबान से, आज के अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, उसके साथ आप गले में गला मिला करके बैठ रहे हैं। रोज उनके विदेश मंत्री एक हफ्ते आपके मेहमानी करते हैं। यही बात चीन की है। राहुल गांधी ने जब चीन की यात्रा की तो सिर्फ आसमान से उठा लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उसी चीन से एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के चाय पकौड़ी उड़ा रहा है, बातचीत कर रहा है, अपने लिए शर्तें अपने अनुकूल करवा रहा है सरकार से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी जो दो रंगी नीति है, ये विदेश नीति, इनकी अपनी कोई विदेश नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति को ये छोड़ चुके हैं, और अपनी विदेश नीति ये बना नहीं पाए हैं। इसलिए आज जो फजीयत हो सकती है हिंदुस्तान की पूरे दुनिया के रंगमंच पर, वो हो रही है। ये ना चीन के दोस्त हैं, ये ना अमेरिका के दोस्त हैं, और ये अपने देश के लोगों के दोस्त नहीं है। इस देश में 25 करोड़ आबादी अल्पसंख्यकों की अगर है,
ये उसके दुश्मन है। तो ये बांग्लादेश के दोस्त कैसे हो सकते हैं, नेपाल के दोस्त कैसे हो सकते हैं, चीन के दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो वो किस्मत की जो बात अभी संजीव जी ने कही थी कि वो अच्छी बात है कि इनकी किस्मत अच्छी है, और ये किस्मत कितने दिन अच्छी रहेगी इस पर सोचा जाना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान की हत्या की है, उससे जाहिर हो गया है कि आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान की शक्ल को, हिंदुस्तान के भविष्य को चौपट करने जा रहे हैं। और इनका जो स्वाभिमान पर्व चल रहा है ना, 10 तारीख से शुरू हुआ है, जी जी ये जी देश के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने वाला पर्व है, जिससे देश का स्वाभिमान बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। तो स्वाभिमान तो आप रोज देख रहे हैं, अमेरिका अलग दादागिरी कर रहा है, चीन अलग कर रहा है, और बांग्लादेश से तो क्या कहने हैं। बांग्लादेश में तो इस समय भारत विरोधी लहर वो बिल्कुल 7वें आसमान पे है। तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना भीतर ना बाहर। जी। बिल्कुल।